एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है इलेक्शन कमीशन, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 42 ऑफ लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इन द सेंस कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था तब भी इलेक्शन कमीशन वॉज मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ परमानेंट एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ओके, अब इसका एम क्या है? इसका एम है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। तो अगर कोई आपका जीएस के पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मतलब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो आप उसके इंट्रोडक्शन में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल नंबर और उसका एम। तो इलेक्शन कमीशन का एम क्या है? टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। एंड आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सब की इलेक्शंस कंडक्ट कराने की सुपरिटेंडेंस की पावर किसके पास है? इलेक्शन कमीशन के पास है। दस इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी। ऑल इंडिया बॉडी क्यों कहते हैं हम इलेक्शन कमीशन को? बिकॉज इट इज़ बोथ कॉमन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब आप ये कहेंगे जब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है? देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कंडक्ट नहीं करता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन। Article 324 of the Constitution has made the following provisions with regard to the composition of Election Commission. अब देखते हैं क्या क्या है वो। Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner. सबसे पहले तो Chief Election Commissioner होंगे और उतने इलेक्शन कमिश्नर होंगे जितने प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है कि इलेक्शन कमिश्नर के सिवा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिवा और कितने इलेक्शन कमिश्नर हो। इस वक्त 3 हैं टोटल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला के, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्या आ जाता है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एनी सच नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसाइड। तो ये गलत हो जाता है। ये किसके पास है पावर? ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। अब इन्हें अपॉइंट कौन करेगा? इनके अपॉइंटमेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट। विद व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। देखिए क्या है कि जब हमारी ये इलेक्शन कमीशन बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो उस वक्त से लेके 1989 तक सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर आपके अपॉइंट कर लिए जाएं, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, ही एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन such regional commissioner as he may consider necessary to assess the election commission। देखिए, जो प्रेसिडेंट है ना, वो इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करने के बाद रीजनल कमिश्नर क्या होते हैं? किसी रीजन में, किसी एरिया में रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो किसकी कंसल्टेशन लेते हैं? इलेक्शन कमीशन की, जिससे कि वो जो रीजनल कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन की हेल्प कर सके, असिस्ट कर सके रीजनल इलेक्शंस में, वहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे होंगे उसमें। नाउ ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस मतलब कितने टाइम तक इनका ऑफिस रहेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करता है? ये दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट इटसेल्फ। ओके, जो अपॉइंट कर रहा है वो ही ये डिसाइड कर रहा है कि इनका कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होगी, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन क्या होगा, टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर क्या होगा, एंड द रीजनल कमिश्नर, ओके, और रीजनल कमिश्नर का क्या होगा, क्योंकि उन्हें भी अपॉइंट कौन कर रहे थे? यहाँ पे देखिए हमारे प्रेसिडेंट, विद कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1950, ये मैंने आपको बता दिया, ये एक बार और बताती हूँ मैं क्या था ये, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, जब हमारी इलेक्शन कमीशन बॉडी बनी थी, सिंस 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ 1 मेंबर बॉडी था, मतलब सिर्फ एक ही थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे या इलेक्शन कमिश्नर थे, आप कह सकते हैं। अब 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था? प्रेसिडेंट ने 2 more इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करे थे टू कोप अप विद द इंक्रीज्ड वर्क
of the election commission on the counting of the lowering of the voting age from 21 to 18 years। अगर आपको पता होगा तो ये है कि आज के टाइम में जो हमारी वोटिंग एज है वो कितनी है 18 ईयर्स, लेकिन 1950 से लेके 1989 तक जो वोटिंग एज थी वो 21 ईयर्स थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, अमेंडमेंट आया था 1989 में, और उसके चलते क्या हुआ था कि वोटिंग एज जो है वो 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दी गई थी। देयर आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर फंक्शनड एज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमीशन। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए हुआ था। जो 2 पोस्ट थी इलेक्शन कमीशन की वो 1990 में अबॉलिश कर दी गई थी। ठीक है, और फिर से इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था। लेकिन अक्टूबर 1993 में क्या हुआ कि दोबारा से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करा गया, और तब से लेके आज तक 1993 से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी है कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर। तो इस वक्त कितने इलेक्शन कमिश्नर हैं 1993 से लेके आज तक? 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाए कि सिंस 1989 टू टिल टुडे, ठीक है, इस इलेक्शन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी, सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि 1989 से 1990 तक इलेक्शन कमीशन जो है 3 मेंबर बॉडी थी। उसके बाद 1990 से 1993 तक वो फिर से सिंगल मेंबर बॉडी रही, और 1993 से अब तक वो फिर 3 मेंबर बॉडी है। ठीक है, तो बीच में एक गैप आया था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंस 1993 टिल टुडे इलेक्शन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी, देन इट इज करेक्ट। ओके, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर एंड रिसीव इक्वल सैलरी अलाउंसेस एंड प्रीरिक्विजिट्स विच आर सिमिलर टू दोज ऑफ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं, हाल फिलहाल में जो 3 लोग हैं टोटल, उनके पास इक्वल पावर्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके पास ज़्यादा पावर है, उनके पास ज़्यादा सैलरी है, ऐसा नहीं है। तीनों के पास सेम पावर्स हैं, सेम सैलरी है, सेम अलाउंसेस है। अलाउंसेस क्या होते हैं? जो सैलरी से अलग मिलते हैं। ठीक है, और सारे प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? वो सब इक्वल हैं। ठीक है, और इनकी सैलरी किसके बराबर है? सैलरी अलाउंसेस वगैरह किसके बराबर है? इट इज़ इक्वल टू द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन amongst the chief election commissioner and or 2 other election commissioner, the matter is decided by the commission by majority। अब देखिए क्या होता है, कुछ केसेस में वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होती है कि मेंबर्स कुछ भी कह रहे हो, 10 मेंबर कुछ भी कह रहे हो, और जो चीफ है अगर उसने डिसाइड कर लिया कि ये होना है तो उसके पास वीटो होती है, वो करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर सपोज करिए कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, 2 लोग ना कह रहे हैं, सपोज करिए कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो दोनों ना कह रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाँ कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ पे डिसाइड होगा कि भाई वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो उनकी बात मानी जाएगी। नहीं, बाय मेजॉरिटी चलेगा मामला। ठीक है, अगर 2 लोगों ने कह दिया कि नहीं होना तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कमीशन बाय मेजॉरिटी, मतलब जिधर ज़्यादा वोट जाएंगे उधर ही डिसीजन लिया जाएगा। दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं वो, अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। सपोज करिए कि 6 साल नहीं हुए, वो 65 के हो गए, तो भी उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। बाकी दे कैन रिजाइन एट एनी टाइम और कैन बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, मतलब कि वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, और रिजिग्नेशन उन्हें किसको देना होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना होता है। और अगर वो चाहें तो मतलब उनकी एक्सपायरी से पहले भी, मतलब 65 ईयर्स के होने से पहले भी, या 6 साल उनके पूरे होने से पहले भी वो रिजाइन कर सकते हैं, बट अंडर एवरी केस दे हैव टू प्लेस देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ तक था हमारा बेसिक। नाउ आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द फॉलोइंग प्रोविजन टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये इलेक्शन से, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यू से बहुत रिलेट करती है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट तरीके से विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनीवन वर्क करे। ठीक है, तो आर्टिकल 324 ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन, देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ऐसा नहीं है कि जब मन करा प्रेसिडेंट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया। He cannot be removed from his office except in the same manner and on the grounds as a judge of Supreme Court। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को वो कर सकते हैं,
निकाल सकते हैं, वैसे ही वही प्रोसीजर फॉलो होगा कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिप्लेस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन। अब अच्छा एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो कैसे रिमूव करे जाते हैं? रेजोल्यूशन पास होता है आपका लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है, बाय मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी। ऐसा भी नहीं है कि सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ proved misbehavior and incapacity. Thus, he does not hold his office till the pleasure of the president, though he is appointed by them. देखिए जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, दे होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट इलेक्शन कमिश्नर के केस में ऐसा नहीं होता है, दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। नाउ द सर्विस कंडीशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडवांटेजेस उन्हें इलेक्शन कमिश्नर्स को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनकी अपॉइंटमेंट के वक्त दी गई थी, वो छीनी नहीं जा सकती हैं उनको अपॉइंट करने के बाद। दे कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज। Any other election commissioner or a regional commissioner can be removed from office except on the recommendation of the chief election commissioner। जैसे कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर है एक्सेप्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, बाकी के दो जो इलेक्शन कमिश्नर हो गए या जो रीजनल कमिश्नर हो गए, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन ज़रूरी है उन लोगों को हटाने में। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब। देखिए अब यहाँ पे कुछ फ्लॉज की बात कर रहा है कि इतने सारे आपने प्रोविजंस देने के बाद भी कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूरी सिक्योरिटी दी जाती है, आप उन्हें ऐसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, और जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तभी रिमूव करे जा सकते हैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन दे, और आप उनकी जो पर्क्स हैं, जो सर्विस कंडीशन है, वो उनके डिसएडवांटेज पे नहीं ला सकते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बाद। इसके बाद भी कुछ फ्लॉज रह गए हैं जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड। और वो फ्लॉज कौन कौन से हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है कि उन्हें मास्टर्स होना चाहिए, उन्हें बैचलर्स होना चाहिए, या फिर उन्हें पोस्ट PhD होना चाहिए। ऐसी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन करी गई है, ठीक है। कुछ भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करा गया है कि उन्हें या तो लीगल मैटर्स का में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं मेंशन करा गया है। तब जबकि अगर आप अपनी फिनेंस कमीशन देखेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि एक मेंबर को मतलब इकोनॉमिक्स की पहचान होनी चाहिए, एक मेंबर पब्लिक अफेयर्स में उसकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने कितना टर्म होना चाहिए मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन का वो भी नहीं बताया है। The Constitution has not debarred the election commissioner, retiring election commissioner from further appointment by the government। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा है कि सपोज करिए कोई इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहा है ना, तो उस पर रोक नहीं लगाई है कि गवर्नमेंट उसे फर्दर अपॉइंट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन से रिजाइन करने के बाद, मतलब उनका टेन्योर पूरा होने के बाद भी गवर्नमेंट उन्हें बाकी के किसी भी उसमें रख सकती है, कहीं भी प्लेस कर सकती है अपने अंडर, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमिश्नर जब पावर अपने ऑफिस में हो तो वो इन्फ्लुएंस हो जाए और वो गवर्नमेंट के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में वो कुछ करे, लेकिन ये सब ऐसा होता नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, बट ये एक फ्लॉ है जो माना गया है। पावर्स एंड फंक्शन। The powers and function of election commission with regard to election of the parliament, state legislature and office of president and vice president can be classified into 3 categories। 3 categories में divide कर दिया जा सकता है जो power of function है election commissioner के। First is administrative, second is advisory and third is quasi-judicial। In detail these powers and function are to determine the territorial area। देखिए क्या होता है, electoral constituency का जो टेरिटोरियल एरिया होता है थ्रू आउट द कंट्री, जो डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसके थ्रू कौन डिटरमाइन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन, ठीक है।
इस कॉन्स्टिट्यूशनल इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैप कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि हमारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर सेट होता है। ओके, टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। एक सेकेंड, आप ये लोग समझे नहीं होंगे, एक बार वो बताती हूँ। टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि किस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना टेरिटोरियल एरिया रहेगा, मतलब वो कितना कवर करेगी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी थ्रू आउट द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो आपका डीलिमिटेशन कमीशन होता है वो एक होलिस्टिक सर्वे तैयार करता है, जिसके बेसिस पे इलेक्शन कमीशन टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है। टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल्स एंड टू रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। मतलब अब नॉर्मल सी बात है कि बच्चे जो हैं जब 18 के एज के पार हो जाते हैं, ठीक है, एंड जो लोगों की डेथ हो जाती है उन्हें निकालना, जो 18 के एज के पार मतलब 18 की एज पे आ जाते हैं, जो जिन्हें इंक्लूड करना होता है वोटर लिस्ट में, उन्हें इंक्लूड करना, तो ये सब काम किसका होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। टू नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शन एंड टू स्क्रूटनाइज नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर क्या होते हैं? जब भी किसी को इलेक्शन लड़ना होता है तो वो लोग नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो फिल करते हैं, ठीक है। तो डेट्स को नोटिफाई करना और इलेक्शन के शेड्यूल्स बनाना, ये किसका काम होता है? ये भी इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन इवन ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल टू देम। तो इलेक्शन सिंबल जो है वो कौन ग्रांट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। और जब भी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसे कौन सुलझाता है? उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझाता, उसे हमारा इलेक्शन कमीशन सुलझाता है, ठीक है। टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्टोरल एग्रीमेंट्स। टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टी एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। आपको पता होगा जब भी इलेक्शन प्ले में आते हैं तो क्या होता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है हमारा इलेक्शन कमीशन, कि इस हिसाब से हर पार्टी को जो है वो फंक्शन करना है। टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो एंड टेलीविजन इन टाइम ऑफ इलेक्शन। एक रोस्टर प्रिपेयर करता है कि इस तरीके से डायरेक्शन दिया जाना है रेडियो और टीवी पे, ऐसा नहीं है कि जो भी मन है वो बोल देंगे। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन कमीशन का ये भी एक काम होता है कि जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो उनके डिसक्वालिफिकेशन पे वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ठीक है। और इनफैक्ट क्योंकि जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन भी यही कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, तो एक गवर्नर को भी सलाह देता है ऑन मैटर्स ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। टू कैंसिल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज। आपने सुना होगा कि कई बार इलेक्शंस में क्या होता है कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, बूथ कैप्चर हो जाते हैं, एज एन मतलब कि जो लोग वोट देने जाते हैं उन्हें वोट ही नहीं दिया जाता है, मार पिटाई हो जाती है। तो इस केस में पोल्स को, इलेक्शंस को कैंसिल करना किसका काम होता है? वो भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेशनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। ये रिक्वेस्ट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर से फॉर रिक्वेशनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये काम है, ये एम है इलेक्शन कमीशन का कि ऑल ओवर इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो उसके लिए पूरी मशीनरी डिवाइस करता है। मशीनरी एज एन जो भी मटीरियलिस्टिक वे चाहिए या फिर जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, ये पूरी एक मैप फ्रेमवर्क बनाता है। टू एडवाइज द प्रेसिडेंट whether election can be held in a state under president rule in order to extend the period of emergency after 1 year। देखिए क्या होता है कि कुछ स्टेट में, जैसे कि मुंबई में ये आपकी शिवसेना आने से पहले क्या था कि प्रेसिडेंट रूल था, तो ये प्रेसिडेंट को यही एडवाइस करता है इलेक्शन कमीशन कि क्या इस स्टेट में माहौल सही है, क्या हम इस वक्त इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंसेस। देखिए जब भी कोई पार्टी रजिस्टर करती है उसके बाद उसे एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वोट चाहिए होते हैं, सीट चाहिए होती हैं, एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए या फिर एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? रिकॉग्निशन कौन देता है? ये भी आपका इलेक्शन कमीशन ही देता है।
इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है? डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। और डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद टेन्योर सिस्टम। टेन्योर सिस्टम मतलब फिक्स टेन्योर के लिए, कि हम 1 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, ठीक है। और ये सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जैसे कि आप होंगे। दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय सेक्रेटरीज। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? इलेक्शन कमिश्नर, फिर डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, फिर होते हैं आपके सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज के बाद उन्हें असिस्ट करते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज, और जॉइंट सेक्रेटरीज को असिस्ट करते हैं डिप्यूटी सेक्रेटरीज। डिप्यूटी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज पोस्टेड इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन। इन सबकी पोस्टिंग क्या होती है? सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन। एक बार फिर देखते हैं इलेक्शन कमीशन को असिस्ट कौन करता है? डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं? दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद अ टेन्योर सिस्टम, ठीक है। अब डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को कौन असिस्ट करता है? सेक्रेटरीज। सेक्रेटरीज को कौन असिस्ट करता है? जॉइंट सेक्रेटरीज। जॉइंट सेक्रेटरीज को कौन असिस्ट करता है? डिप्यूटी सेक्रेटरीज एंड अंडर सेक्रेटरीज विच आर पोस्टेड इन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द कमीशन। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमिश्नर, अब ये तो हमारे पार्लियामेंट की बात थी, ठीक है, सेंट्रल लेवल की बात थी। अब हम स्टेट लेवल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO, हु इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो है CEO है, इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। देखिए रीजनल ऑफिसर्स जो थे उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो CEO होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं, उन्हें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी वहाँ पर उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट होती है। बिलो दिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द कलेक्टर एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, तो कलेक्टर होता है, जो कि आप होने वाले हैं, ठीक है। ही अपॉइंट्स द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो एक रिटर्निंग ऑफिसर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग बूथ में उन्हें अपॉइंट करते हैं, ठीक है। विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन का विजन, मिशन एंड प्रिंसिपल क्या है। विजन क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस by enhancing active engagement, participation and deepening and strengthening electoral democracy in India and globally। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है एक बहुत ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इसका एक ही एम है कि मतलब ऑल ओवर इंडिया ये जहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं वो एक बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में हो, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हो, कोई किसी को भी सप्रेस ना किया जाए किसी एक पार्टी के लिए वोट देने के लिए। उसका मन है वो जहाँ वोट देना चाहता है, ठीक है। सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव्स टू बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। वो भी कैसे? बाय एक्टिव एंगेजमेंट। एक्टिव एंगेजमेंट किसका? सिटीजन्स का। पार्टिसिपेशन किसका? सिटीजन ऑफ द कंट्री का। एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। और वो डीपन कैसे करेगा? जब जो सिटीजन्स हैं उनका फेथ जो है इंस्टीट्यूशन में बढ़ेगा तब। ओके, मिशन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन्स इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड ऑटोनॉमी, ensures accessibility, inclusiveness and ethical participation of stakeholders, and adopt highest standard of professionalism for delivering free, fair and transparent election to strengthen the trust in electoral democracy and governance। इसका कोई बहुत अलग मतलब नहीं है, ना इसमें से कुछ ऐसा है जो सीधे प्रीलिम्स में आएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल। द कमीशन हैज लेड डाउन फॉर इटसेल्फ द प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए अब इन्होंने खुद को गाइड करने के लिए कुछ मतलब इलेक्शन कमीशन के खुद के गाइडेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, वो पढ़ते हैं। क्या है? टू अपहोल्ड द वैल्यू इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? इक्वालिटी मतलब सबको समान अधिकार, इक्विटी मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब में बराबर बटें, इम्पार्शियलिटी किसी से भी किसी का भेदभाव ना हो, लाइक रिच और पुअर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। इंडिपेंडेंस हो एंड रूल ऑफ लॉ in superintendence, direction and control over the electoral governance, to conduct election with highest standard of credibility, freeness, fairness, transparency, integrity, accountability, autonomy and professionalism, to ensure participation of all eligible citizen। मतलब देखिए ये कंपलसरी तो नहीं है कि जो भी 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं वो वोट देने जाएं, बट
इलेक्शन कमीशन का यही मोटो रहता है कि जो भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं वो एक इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक और वोटर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वोट करें, टू एंगेज विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जो बस रूलिंग पार्टी होती है उसे एंगेज किया जाता है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन में पार्ट ले रहे हैं उन सबका इंगेजमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन एक तरीके से चाहता है। टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस अमंग स्टेक होल्डर्स नेमली वोटर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन फंक्शनरीज, कैंडिडेट्स एंड पीपल एट लार्ज, and to enhance and strengthen confidence and trust in electoral system of the country, जिससे लोग जो है जितना ट्रांसपेरेंट वे में आपके इलेक्शन होंगे उतना ही लोगों का ट्रस्ट आपके इस इंस्टीट्यूशन में बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा लोग जब आपको पता है कि आप जा रहे हैं और आपका वोट काउंट होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट कि जैसे मन किया इलेक्शन कमीशन उसे सेट कर रहा है, ठीक है, तो आपका नॉर्मल सी बात है कि बहुत ज़्यादा फेथ बढ़ेगा। टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स फॉर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ electoral services, to build quality infrastructure for smooth conduct of electoral processes, to adapt technology for improvement in all areas of electoral processes, to strive for overall innovation practices for achieving excellence and overall realization of vision and mission, to contribute towards the reinforcement of democratic values by maintaining and reinforcing कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। देखिए ये सब वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे इलेक्शंस और भी एफिशिएंट मैनर में हो सकें, उनमें कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपॉइंट करना, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वीवीपैट है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि जो बाहर के भी लोग हैं, इंडियंस जो बाहर हैं वो वोट कर सकते हैं, जो आपके आर्मी में पोस्टेड हैं लोग वो कर सकते हैं, उनकी वाइफ्स कर सकती हैं, ठीक है, तो इसका इन सब का वही मतलब है। और इलेक्शन कमीशन में हो गया। अब अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।